देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की खबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन आज सच न्यूज़ के साथ मौजूद है हमारे ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ नोहिरा शेख, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में हैं। इनके ऊपर कई ऐसे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, लेकिन इनकी कंपनी से मिलते जुलते चंद सवालात आज हम इससे करेंगे और इन्होंने जो एक पार्टी लॉन्च की थी, पॉलिटिकल पार्टी, उसके ताल्लुक़ से भी कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ नोहिरा शेख से। मैडम, सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जी मैडम, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये रहेगा कि आपके कंपनी में जो है लगभग 1,72,000 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, लगभग 50,640 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके ताल्लुक से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक फजूल सी हवाओं की बात है और हमारी कंपनी में मेंबर्स भी हैं और इन्वेस्टर भी हैं और ट्रेडर्स भी हैं जी। तो हमारा जो IBG नंबर होता है मेंबरशिप का, उस नंबरिंग को काउंट करके इन सबको इन्वेस्टर बता रहे हैं, मगर वो सब हमने कोर्ट में प्रूफ किया है। और जो 50,000 करोड़ का तो एकदम फजूल सा इल्ज़ाम है जी। और 50,000 करोड़ का अगर होता तो तेलंगाना के हाई कोर्ट में जब 12 मंथ्स तक आर्ग्यूमेंट होता रहा और तेलंगाना हाई कोर्ट ने सारे रिस्पोंडेंट को जो है रिप्ले मांगा और रिपोर्ट मांगा, तो तेलंगाना हाई कोर्ट में 80 लाख से 1 करोड़ का सबूत जो कस्टमर का है वो उन्होंने दिया था। वो भी कोई फ्रॉड अमाउंट, ऐसा अमाउंट नहीं है, बल्कि वो भी एक ट्रेडिंग अमाउंट था और लीगली बैंक में ट्रांजैक्शन अमाउंट था। तो ये खाली सिर्फ बातें हैं जो बता रहे हैं और ऐसा ना कोई इतना बड़ा कलेक्टिंग है, ना इतना बड़ा स्कैम है, ना इतना बड़ा डिपॉजिट है। हमारा लीगली बिजनेस है जो कस्टमर गोल्ड के साथ आकर ट्रेडिंग करते हैं। यानी गोल्ड ट्रेडिंग होता है आपकी कंपनी में? बिल्कुल। एक्चुअली गोल्ड के वैल्यू पर वो पेमेंट करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यूनिट पर वो गोल्ड के वैल्यू पर उन्होंने पेमेंट करते हैं। जब पेमेंट में रेट ज़्यादा बढ़ता है, गोल्ड का बिजनेस को सेल करते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब वो जो भी है वो उनके इसमें है और उनको मालूम है। हमारे जो रियल मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन पे हर चीज़ को वॉच करते हैं और उनको पता है सब कुछ। जी, यानी ये सरासर गलत इल्ज़ाम आप पे लगाया गया कि 1,72,000 इन्वेस्टर्स आपके पास इन्वेस्ट किए और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि लगभग जो है 11,000 लोग या 11 लाख लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं जी। तो इसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़ुबान से बोलने के लिए 11 लाख बोल दो, 11 करोड़ भी बोल दो, आपको कौन रोक सकता है? जब पेपर्स पे आती है बात, कोर्ट में सबमिट करने की आती है, एविडेंसेस की बात आती है, वहाँ पर 20 लोग भी इनके पास नहीं है। वो 20 लोग भी हैं, वो भी सच्चे झूठे लोग हैं और जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई प्रूफ है। और एक ही बंदा जाता है 3 जगह FIR करा देता है। ये जो 29 FIR में एक ही बंदे ने 3 जगह करवाया है और एक जगह कर्नाटका में एक ही बंदा 2 जगह पर करवाता है जाके, ऑफ पेमेंट का एक जगह, ऑफ पेमेंट का एक जगह। तो इसका मतलब ये 2-3 साल तड़पने के बाद भी जो 20 लोग मिले हैं, इनकी जो भी लिंक में हैं, जो 25-30 लोग जो भी मिले हैं, वो 25-30 लोगों को घुमा घुमा कर उसी के अंदर जो है बता रहे हैं ये इतना है, ये इतना है। मगर मैं एक बात उसके जवाब में कहना चाहती हूँ, अगर मेरे IBG मेंबर्स हैं, जुनैन हैं, तो अगर वो 1 करोड़ भी लोग हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हूँ उसके लिए। तो आपके हिसाब से आपकी कंपनी का एक पर्सनल सवाल है, अगर आप चाहें तो मीडिया में एक्सपोज कर सकते हैं, जेन्युइन इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में कितने हैं? देखिए, अभी जुनैन इन्वेस्टर कितने हैं करके बोल के मेरे पास कोई डेटा नहीं है। मुझे रनिंग बिजनेस से जो है अरेस्ट किया गया था और रनिंग बिजनेस से अरेस्ट करने के बाद में, और जब मैं अरेस्ट हुई थी तो ना मेरे शोरूम बंद थे, ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम अचानक अरेस्ट कर लिया गया था। तो सर्वर में चेक करने के बाद पता चलेगा, जब भी मेरे ख्याल से कितने लोगों को देना है करके बोल के सर्वर भी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा जो सर्वर है, हमारा जो डिजिटल डेटा है, वो डेटा में आप अगर आएंगे हमारे पास, मेरे सामने बैठकर भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरा बारे में ज़रा चेक करके बताओ, तो जब तक कि आप अकाउंट नंबर नहीं देते आपका मेरी कंपनी का, उसमें डालकर मैं चेक नहीं करती तो मैं आपको भी बता नहीं सकती। और तो इसी तरह से सब कुछ चेक करके ही उनका इंडिविजुअल बताना पड़ेगा कितने लोग हैं करके। अप्रोक्सीमेट इतना तो आपको याद होगा कि कितने 1,000 करोड़ इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है?
देखिए, एक ऐसे अंदाजा कुछ आशा भी हज़ारों के करोड़ इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया है। लगभग जो 15 ईयर से जो कंटिन्यूसली चला आ रहा है, एवरीथिंग इनकम टैक्स में मैंने सबमिट किया है। हर साल आईटी फाइल मैंने रिटर्न किया है, हर साल इनकम टैक्स पे किया है, वैट पे किया है, जीएसटी पे किया है, जो भी बिज़नेस में। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर वो जो हमारा आईटी रिटर्न है उसमें से हाइड है, यानी टोटल को मैंने सबमिट किया है। अच्छा, अभी जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके ऊपर कि ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सीईओ जो हिंदुस्तान छोड़ के भागने वाले थे, दिल्ली से उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने से पहले आपने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी जिसका नाम एमईपी रखे थे आपने, और कर्नाटक से आपने इलेक्शन भी लड़ा था। फिर उसके बाद जो तेलंगाना हैदराबाद में आप एक अच्छे पैमाने पर इलेक्शन लड़ने वाली थी, फिर उसके दरमियान में आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल है, या किसी की पर्सनल दुश्मनी है, या तो फिर आपकी तरक्की से जलकर आपको इस तरह फंसाया गया? जी, सबसे पहले जो है कि मैं कहीं भागने वाली थी, ये सबसे बड़ी झूठ बात है जी। मैं कभी भी परेशानियों में और प्रॉब्लम्स को फेस करना छोड़कर मैं कभी नहीं भाग सकती जी। और जिस दिन मुझे अरेस्ट किया गया था, और उस दिन मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली को गई थी जी। भागने वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस दिन फाइल्स अप्रूवल कराने के लिए नहीं जाते। दूसरी बात यह है कि मुझे जो दिल्ली में अरेस्ट किया गया वो मेरे घर में अरेस्ट किया गया, और जो मेरा रेसिडेंस है वहाँ पर उसमें मुझे अरेस्ट किया गया। एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं किया गया, घर से अरेस्ट किया गया। एयरपोर्ट नहीं था, रेसिडेंस में अरेस्ट किया गया। अगर एयरपोर्ट से होता तो टिकट बताने को बोलिए, किस एयरपोर्ट से भाग रहे थे, कहाँ से भाग रहे थे, ये तो बताइए। क्योंकि मैं घर में थी और मुझे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम था और मुझे इलेक्शन कमीशन में काम था, तो मैं उस दिन गई थी। तो बस उसके अलावा ना मुझे कोई भागने की नीयत है, ना कहीं पर जाने की, आज भी नहीं है। मुझे हमारी हिंदुस्तान की जेल में रहना पसंद है। मुझे कोई और कंट्री में जाकर मैं 10 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं रह सकती। एक हफ्ता होता है, मैं मेरी कंट्री को छोड़कर रह ही नहीं सकती। तो इसलिए ऐसे सवाल ही नहीं उठ पाते, और ना ऐसा कोई मुश्किल थी कि मैं भाग जाऊं। मुझे ऐसी कोई मुश्किल मुझे फील नहीं हो रही थी कि मुझे भागना चाहिए या कुछ भी, और ना कभी मैं भागूंगी, ना मैं कभी जिम्मेदारियों से भागने वाली हूँ। और वादा मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी चीज़ होती है। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मैडम। और एक आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि नूहिरा शेख की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नूहिरा शेख ने जब होश संभाला, नूहिरा शेख ने जब बिज़नेस स्टार्टअप लिया, नूहिरा शेख का इससे पहले की एक कहानी, एक दास्तान, एक लाइफ कैसी थी, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? कुछ दास्तान, कुछ लाइफ नहीं है। और एक्चुअली मैं एक छोटे से चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के शहर में मैंने पैदा हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के ख़ानदान में पैदा हुई, और अल्लाह का फ़ज़ल था, उसका एहसान है। और दूसरी बात क्या है कि जब पैदा हुई तो मैंने देखा कि औरतों के जो हुकूक़ है, जब जैसे मैं समझने लगी, जब से मैंने होश संभाला, मैं अतराफ़ अकनाफ देखती थी कि कहीं भी लड़की को बहुत दबा के रखा जाता था, और उसको ये बताया जाता था कि तू मुस्लिम में है और इस तरह से रहना है, और तुझे घर में सिर्फ पकाना है, खाना है। तो फिर मैं भी अपने किताबों में स्टडी करती थी, कुरान को स्टडी करती थी, हदीसों को स्टडी करती थी। तो उसमें मैंने देखा कि सबसे बड़ी बिज़नेस वुमेन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सबसे बड़ी तालीम हासिल करने वाली अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और हमारे किताबों में, हमारे इस्लाम में इतने ज़्यादा राइट्स औरत को दिए जाते हैं, तो फिर हम अपनी कम्युनिटी को क्यों ना सुधारें। तो फिर मैं अपने मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है वहाँ पर तिरुपति में मैंने एक कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, और उसको मैंने बनाया, और बड़ी मेहनत से बनाया। आज माशाअल्लाह 1000 लड़कियाँ वहाँ पर साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर और 10th से लेकर डिग्री तक अल्लाह के फजल से वो बच्चे इल्म को हासिल करते हैं, और लगभग 3000 बच्चियों तक पढ़कर वहाँ से निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह अभी भी अल्लाह के फजल से वो जारी है। तो उसी से मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद इन चीज़ों के लिए जब मुझे माली ज़रिए की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने यहाँ वहाँ मांगना छोड़कर मैंने अपनी ख़ुद की मेहनत करना शुरू किया। क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती थी, और बचपन से मैं बिज़नेस देखती थी, और हमारे अब्बा के बिज़नेस उस वक्त औरंगाबाद, दुलिया और बागलकोट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगह पर थे। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में मेरे अब्बा का नाम बहुत ही मशहूर और एक अच्छे मारूफ बिजनेसमैन थे उन दिनों में। और भले हो सकता है वो पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में नहीं थे, बल्कि उस जगह के लिए, उस हद तक के लिए बहुत अच्छा काम करते थे। तो मुझे भी नॉलेज था, तो मैं बिज़नेस में एंटर हुई 1998 में। तो तिरुपति में जो आप कॉलेज ओपन किया है, तो एक चैरिटी कॉलेज था,
जिसका खर्चा आप उठाते थे या फिर जो है लोगों से इमदाद लेकर जी, क्यों कॉलेज करके चलाते थे? बोले तो मैंने उन लड़कियों को पढ़ाना चाहा जिनके माँ बाप उनको बुक्स तक नहीं दिला सकते, और मैंने उन लड़कियों को एम्पावर करना चाहा जिनको बचपन में छोटी उम्र से घरों में काम कराते हुए उनकी ज़िंदगी को गुजार देते हैं, और मैं उन लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहा जो आगे चलकर उनके नस्लें बदल जाएंगे। क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो एक लड़की नहीं बल्कि हज़ार ख़ानदान जो है उससे बदल जाते हैं, और वो उसके अंदर जब इल्म आ जाता है तो उसके बच्चों के अंदर आता है, फिर उसके बच्चों में आता है, तो फिर उसके अंदर इल्म आता है। तो मैंने इसीलिए ऐसे बच्चियों पे मेहनत की। तो उनके पास कोई फाइनेंशियल सोर्सेस नहीं थे तो मुझे ही करना पड़ा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। तो कॉलेज कौन से ईयर में आपने उसका फाउंडेशन रखा था? और कौन से साल में कॉलेज स्टार्ट किया? फाउंडेशन 1998 हीरा ग्रुप का जो फाउंडेशन था वो 1998 से मैंने हीरा कॉलेज को शुरू किया था वहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर आपके दिल और दिमाग में एमएमपी पार्टी का ख्याल कैसे आया और क्यों आया? एक्चुअली हम लोग जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, हमेशा मेरा उनसे राबिता रहा, और मैं उनको एम्पावर करने के लिए विलेज विलेज जाती थी और मैं उनके हुकूक़ को बताती थी और हर शहर में जाती थी। और मेरा निकलना वहाँ से लेकर महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह पर कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ, और वहाँ सब जाकर मैं जो है प्रोग्राम्स करती थी और लेडीज़ आते थे। तो फिर हमको एक दिन क्या हुआ कि हमारे इतने चैलेंजेस थे, क्या लेडीज़ तालीम में और एजुकेशनल में आगे बढ़ते हैं, तो वो एजुकेशनल में भी आगे बढ़ गए। फिर मैंने उनको बिज़नेस में आगे बढ़ाया और बिज़नेस सिखाया तो बिज़नेस में भी आगे बढ़े। तो फिर मैंने देखा कि पॉलिटिकल जो है एक सारे चीज़ों के लिए एक की होती है जिनके अंदर हुकूक़ होते हैं, क्योंकि कई ख़वातीन के हुकूक़ मैंने दिलाने के लिए गई। जब उनको इंसाफ मिलने की आती है, चलो एक एमएलए का फ़ोन आ गया, वो इंसाफ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। एक एमपी का फ़ोन आ गया, वहाँ से वो लड़की जो है इनजस्टिस हो जाती है। और एक्चुअली वो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी गई, और कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, कमिश्नर्स हैं, ये सब उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वहाँ से ऊपर से एक फ़ोन आ जाता है तो इनके सारे पढ़ाया, सारे इंसाफ पर काम करना जो है उनके प्रेशर से जो है ये होता है। तो फिर मैंने भी सोचा कि हम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए एमईपी मैंने लॉन्च किया, और मैंने नेशनल पार्टी को रजिस्टर करवाया और दिल्ली में रजिस्टर करवाया नेशनल पार्टी। और उसका जो एक लंबा प्रोसेस था, मैंने वो प्रोसेस को कंप्लीट किया। वो प्रोसेस मैंने 2014 में स्टार्ट किया और वो टोटल प्रोसेस कंप्लीट होने तक के लिए 2018 हो गए, जब जाकर मुझे सिंबल वगैरह सब कुछ भी अलॉट हुआ और वहाँ के रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा किया। जैसा कि आप बेहतर जानते होंगे कि आप एक सियासत में कदम रख रही है जी। इसे हमारे देश की ज़बान में एक दलदल भी कहा जाता है, कीचड़ भी कहा जाता है, और सियासत को बहुत अच्छा भी कहा जाता है और बुरा भी कहा जाता है। तो आपको ये डर व फिक्र नहीं था कि आप सियासत में जाने से पहले अगर आप सियासत में आ गए तो उसके बाद आपके साथ जो अंजाम होगा, इसका आपको ख्याल नहीं आया आपके दिल दिमाग में कि मेरा अंजाम क्या होगा? बिल्कुल। मैं पार्टी के रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल रीड किया और मैंने पढ़ा उसके अंदर। तो सियासत के लोग गंदे हो सकते हैं मगर सियासत गंदी नहीं है, और सियासत में रहने वाले लोग गंदे कुछ हो सकते हैं मगर टोटल सियासत गंदी नहीं है। सियासत एक इंसाफ दिलाने के लिए है और सियासत पब्लिक की जस्टिस करने के लिए है। सियासत जो है इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए है। सियासत जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए है। मैंने ये पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और काले गोरे को एक इंसाफ है, मालदार अमीर को एक, गरीब और अमीर को दोनों को एक इंसाफ है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इक्वल राइट्स देता है, इक्वल जस्टिस देता है। अगर सियासत के आने वाले लोग गंदे हैं मगर सियासत गंदी नहीं है, तो मैंने ये सोचकर सियासत में एंट्री की। और मुझे अंदाज़ा भी था, मैंने हिस्ट्रीज़ भी पढ़े, जो भी सियासत में एंट्री करते हैं, जो भी इंसाफ के लिए ज़ुबान उठाते हैं, उनको कई मुश्किलों से जो है सामना करना पड़ता है, कई मुश्किलात को जो है फेस करना पड़ता है। उन पर बहुत बड़े बड़े झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, गलत गलत तरीके से उनको सताया जाता है। तो वो सारे चीज़ें मैंने भी अपने आँखों से जो है प्रैक्टिकली देख लिया बस। मगर मुझे उससे तजुर्बा हासिल करने के लिए आपको एक बड़ी सियासी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, उसके बाद आप अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते थे। इतना जल्दबाजी करने की आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? नहीं, मैंने उसको भी स्टडी किया कि एक मेरा मकसद है, और मेरा जो मकसद है महिलाओं को एम्पावरमेंट करना।
अगर मैं किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर लेती तो मुझे उनके हैंड के नीचे चलना होता है और उनका जो मैनिफेस्टो होता है मुझे उसको फॉलो करना होता है। मैं अपने इरादों को फॉलो नहीं कर सकती, मैं अपने इरादों को वहाँ पर मुझे दबाना पड़ेगा, कहीं कहीं नाइंसाफ़ी के लिए भी कदम उठाना पड़ेगा। मुझे ऐसी सियासत करने से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। मैं चाहती हूँ एक अच्छी सियासत हो, एक सुकून वाली सियासत हो, एक पीस वाली सियासत हो, जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, जिसमें धरने ना हो, जिसमें दूसरे पार्टियों को गालियाँ देना ना हो। और मैंने सारे मेरे मेंबर्स को यही मैंने एम्पावर किया है, यही स्पीचेस दी हूँ कि आप जब सियासत में भी आएंगे तो आप अपने अखलाक को, अपने किरदार को बताइए। और हमेशा जो हम देखते हैं एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गाली देने के अलावा, बातें करने के अलावा, एक उनको नीचा बता रहा है, दूसरा इनको नीचे बता रहे हैं। ऐसा छोड़कर हमें सबसे पहले अपने भारत के लोगों की इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए काम करें, मेरा ये इरादा है बस। इसीलिए मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और अपनी ओन पार्टी को फॉर्म करके उसी पर चलकर, भले आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं तो 50 साल के बाद भी जो हमारे मकसद है जो पीस से चलाने के, वो मकसदें अल्लाह ताला पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि और एक कोई औरत मेहनत करती है, उसको पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करना होता है तो दुनियादारी के हिसाब से उसको किस किस मोड़ से गुजरना पड़ता है आप बाखूबी जानती होंगी। फिल्म लाइन हो या पॉलिटिकल लाइन हो, एक औरत को किस तरह से कुर्बानियाँ देकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो हो सकता है कि शायद नूरा मैडम उस रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने खुद की पार्टी को लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बात है, हिम्मत अफजाई करते हैं हम आपकी, बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब सवाल ये हो गया है मैडम कि आपकी एमवीपी पार्टी की तरफ से आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया है और आपको जो है बदनामी सहनी पड़ रही है अभी। तो क्या आप फिर से बिजनेस चला पाएंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टी फिर से रनिंग कर पाएंगे? और लोग जो आस लगा के बैठे हैं कि भाई हमारा पैसा ईरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा हमको आएगा या नहीं आएगा। मैंने कुछ लोगों से बात की है आपकी कंपनी में जो इन्वेस्ट किए हैं, उनका ये कहना है कि भाई हम पहले जो है रमज़ान के महीने में ज़कात दिया करते थे, अब नौबत ये आ गई कि हमको ज़कात लेना पड़ रहा है। तो बहरहाल मैंने उनसे पूछा कि आपको नूरा मैडम पे भरोसा है या नहीं है, तो लोगों ने कहा भरोसा तो पूरा है लेकिन वक्तिया हालत ख़राब है। तो वैसे इन्वेस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, मामला ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टर के लिए अपने इरादों को रोक लूँ, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जो भी कंपनी में इन्वेस्टर आए थे वो अपनी ज़रूरत के लिए आए थे और एक एग्रीमेंट पे साइन करके आए थे और नफ़ा और नुकसान को भी कबूल करके आए थे। और तीसरी बात, पार्टी के लिए मैं बदनाम हुई, इस बात को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जब मैं बिज़नेस में भी थी उससे पहले से भी लोग मुझे गलत बातें बोलना, ब्लैकमेल करना, एक्सटॉर्शन करना, बहुत सारे डिमांडें करना, अगर डिमांड को पूरा नहीं करेंगे तो FIR हो जाएगा कल का कल। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मैं फेस करती आई हुई हूँ। जब मैं महिलाओं का मुद्दा भी उठाई तो अपनी कम्युनिटी वाले कई लोगों ने जो है कई फतवे भी निकाल लिए। ये चीज़ को मैं फेस करती आती हूँ और फेस करती आ रही हूँ, और पार्टी का इसमें कुछ भी लेना नहीं देना नहीं है, क्योंकि मैं जैसे पहले से सोशल वर्क करती आ रही हूँ तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है, एक मेरा पार्ट है ज़िंदगी का। ये पार्ट ये चलता ही रहेगा, ये पार्ट है। और जो लोग इन्वेस्टर इसके घबरा कर अगर वो जाना चाहेंगे तो मैं उनके लिए तैयार हूँ, भले मुझे अचानक अरेस्ट कर लिया गया हो। और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं मेरे इन्वेस्टर को पैसा ना दूँ, और मैं इतना खाली बैठी नहीं हूँ कि मेरे इन्वेस्टर को, और मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि इन्वेस्टर के लिए मैं अपने इरादों पे रुक जाऊँ, अपने सोशल वर्क से रुक जाऊँ, अपने महिलाओं के एम्पावरमेंट का काम करने के लिए रुक जाऊँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं अपने इरादों को लेकर आगे चलने वाली हूँ, मैं इरादों को पीछे लेने वाली नहीं हूँ बस। हीरा टेक्सटाइल्स आपने कंपनी लॉन्च की कर इस तरह की भी अफवाह उठ रही थी, क्या आपने हकीकत में हीरा टेक्सटाइल से कंपनी लॉन्च की थी या तो फिर आप जो है टेक्सटाइल्स की कंपनी में ट्रेडिंग कर रहे थे? इसका जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, टेक्सटाइल हमारा जितना भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं सूरत के, गुजरात के, जोधपुर के, फिर बड़े बड़े बनारस के, वाराणसी के, वहाँ से हम लोग होलसेलर से परचेस करते हैं। होलसेलर से परचेस करके हम लोग सेल करते हैं। मगर हीरा टेक्सटाइल करके एक अलग से कंपनी हमारी नहीं है। हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड जो है टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करती है, और अदर जनरल प्रोडक्ट्स भी टोटल जो है वही कंपनी जो है ट्रेड करती है। और आपने कहा कि अभी आगे चल कर
क्या चलाएगी। इंशाअल्लाह ज़रूर हीरा ग्रुप चलेगा। अल्लाह के फजलो करम से जो कमज़ोर, जो मतलब इस तरह से इनसे कुर फील होते ही अगर वो जाएंगे तो कंपनी में आने वाले भी अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग हैं और मुझ पर भरोसा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कंपनी पर भरोसा करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और आपके नॉलेज के लिए मैं और एक बात भी बता दूं कि जो भी इन्वेस्टर कंपनी में आया है और लगभग 90% को उनके पेमेंट का डबल मिल चुका है और ट्रिपल मिल चुका है, फिफ्थ मिल चुका है, सिक्स्थ मिल चुका है, 10 उतना भी जो है 1 लाख लगाया तो 10 लाख भी उसको कंपनी के थ्रू, बैंक के थ्रू उसको पेमेंट मिल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कहेंगे कि मैंने उनको डुबाया है। नहीं, कुछ ऐसा, खैर आपने तो कहा कि डाटा सीज है, अभी डाटा सीज है। आखिर में जो कस्टमर आए होंगे, जाहिर से बात है कि उनको एक भी पैसा बिल्कुल से बिल्कुल वापस नहीं हुआ होगा, मगर उनके पैसे उनको मिला भी नहीं है और उनके पैसे अकाउंट में ही पड़े हैं और हमने यूज़ भी नहीं किया है जो भी है। तो इसलिए अब जिनका यूज़ भी किया है वो बिजनेस के ऊपर ही आगे पीछे देखकर उनका हिसाब किताब, उनका सेटलमेंट करने के लिए कंपनी तैयार है। कंपनी कभी किसी पर जुल्म नहीं की। पिछले 20 सालों में एक ही अनाउंसमेंट था कि जिसको जब भी चाहे वो जा सकते हैं। ऐसे लोग आते भी थे और रातों रात में भी जाते थे, सुबह में भी जाते थे, उनको कोई रोकने वाला नहीं। आज भी वही है हीरा ग्रुप की पॉलिसी। किसी को हरासमेंट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनको पसंद नहीं है वो खुशी से जा सकते हैं। मैडम ने अपनी कंपनी के कुछ एडवर्टाइजमेंट कुछ प्रिंट मीडिया में भी दिए थे या सियासत पेपर में भी दिए थे, ऐसा मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी आपने अपना ऐड दिया था, आपको याद है 2012 से पहले या 2012 में? जी जी याद है। तो क्या उस तरह का ऐड देने की वजह से भी कुछ नुकसान आपको उठाने पड़े? देखिए, यार्ड देना तो मैं यार्ड नहीं दी थी। हमारा एक्चुअली 2012 में एक एग्जीबिशन लगा था। एक एग्जीबिशन लगा था, तो वो एग्जीबिशन में हमारे टोटल प्रोडक्ट्स हम अपने कस्टमर को शो करते हैं, अपने आईबीजी मेंबर को शो करते हैं, ताकि हमारे मेंबर्स उसको खरीदे डिस्काउंट के तौर पर, या न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं या न्यू टेक्सटाइल्स आते हैं, न्यू ज्वेलरीज आते हैं, तो हम एक एग्जीबिशन के तौर पे उसको बताते हैं। तो वो सियासत न्यूज़पेपर में नहीं बल्कि टोटल हैदराबाद के पेपर्स में हमने यार्ड दिया था। जैसे आप पूछना चाहते हैं कि उस यार्ड के ऊपर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कंप्लेंट कर दिया है कि कंप्लेंट में जी नहीं बिल्कुल नाम नहीं लिए। कंप्लेंट में यही लिखा है कि जब उनको पूछा जाता है कि इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, एफआईआर में एक क्वेश्चन होता है, तो वो लिखते हैं कि इंसिडेंट सियासत न्यूज़पेपर में हुआ है। यानी न्यूज़पेपर तो एक नॉर्मल चीज़ है, न्यूज़पेपर सबको देना है, और उसमें लिखा गया था कि इसमें एड्रेस मेंशन नहीं किया है और जगह मेंशन नहीं। तो आजकल डिजिटल है, उसमें www.hiraibg.com जो लिखा है, जो भी इंसान उस पर क्लिक करेगा तो सारे एड्रेसेस उसके लिए खुल जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने सारे चीज़ें भी उसमें ये किया था। वो तो आपको मालूम है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर वो एक बेस पे ये सब कुछ भी कामें चल रहे हैं। तो मैं अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ। मुझे कोई इतना बड़ा नुकसान दे दें तो मैं लीगल कोर्टों के नज़रों में लेके गए बगैर जो है मैं भी खामोश रह जाऊं। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की है, एजुकेशन कहाँ तक आपने हासिल की है? मैंने देखिए कहाँ तक करके बोले तो आपको मालूम है कि अपने फैमिली में भी ऐसी नीयत रखते थे कि जब लड़की थोड़ी भी बड़ी हो जाती है तो फिर उसको बोलते थे मखलूत तालीम में हम नहीं भेजेंगे, कॉलेज को नहीं भेजेंगे, वहाँ लड़के होंगे। इस तरह से हमारे भी घर में हमारे अब्बा का माहौल था। तो फिर उसके बाद मुझे 10th को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को छोड़ा नहीं और अपनी स्टडी को मैं कायम रखी और बुक्स की स्टडी करना और पढ़ना मेरी हैबिट रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा। फिर उसके बाद जैसे इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी में मुझे लेना है मतलब एडमिशन या कुछ भी ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसके रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो मेरे पास नहीं थे। तो फिर मैं कोलंबो यूनिवर्सिटी से ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली और एडमिशन लेके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2013 या 14 में जो है मैंने टोटल वहाँ पर बिजनेस में PhD को कंप्लीट किया और मैं वहाँ से जो है अपनी पढ़ाई को हासिल की। यूनिवर्सिटी से मैं कोलंबो यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसमें लिया। मैं आज भी पढ़ाई, अभी मुझे ये जो हालात भी है 2 साल से, तो मैंने लॉ को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और मैंने टाइम को बेकार नहीं किया। जैसे मैं क्रिमिनल एक्ट नंबर 1, क्रिमिनल बुक जो है मेजर एक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये सबको मैंने स्टडी किया और इंडियन कानून को मैंने स्टडी किया और जेल के क्या सिस्टम होते हैं, जुडिशियल कस्टडी क्या है, PC क्या है, ये सारे चीज़ों को मैंने जो है स्टडी किया। एक्ट कब लगा जाता है और एक्ट लगने के बाद जो चार्जशीट होती है उसकी क्या वैलिड है जजेस के नज़रों में, ये सारे चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। पढ़ाई तो मैं मरने तक भी जो है पढ़ती ही रहूँगी। समझ जाओ कि अभी भी मैं पढ़ने की एक स्टूडेंट ही हूँ।
जी माशाल्लाह। मैडम एक आपकी कंपनी से मिलता जुलता सवाल ये पर्सनल सवाल ये आपकी कंपनी का, कुल मिलाकर आपके 226 अकाउंट है ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, जी क्या ये बात सही है? बिल्कुल कुल सही है। मिलाकर सिर्फ 25 से 26 करोड़ रुपया ही आपके अकाउंट्स में है। जी, और 225 अकाउंट भी है या 250 अकाउंट भी है। जी, जी। अकाउंट जो होता है वो एक लीगल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंदे लीगल ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे तो वही अकाउंट्स को ओपन करते हैं। जी जी। जो इलीगल ट्रांजैक्शन वालों को अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। जी। तो हमारे जहाँ जहाँ ब्रांच है, जहाँ जहाँ पर है, वहाँ वहाँ हमारे अकाउंट है। अकाउंट है, और बिजनेस के अकाउंट में 20 करोड़ ही है, 25 करोड़ ही है, वो भी तो बहुत ज़्यादा है ना। क्यों करके बोले तो बिजनेस के लिए खर्चों के लिए बिलिंग को पे करने के लिए उतना पेमेंट रखते हैं, नहीं तो वो भी पैसा गोल्ड पे लग जाता है, वो भी पैसा बिजनेस पे लग जाता है। जो बिजनेसमैन होते ही उनको ये बात समझ में आती है। अब जिनको बिजनेस का नॉलेज ही नहीं, पूरी जिंदगी में कभी बिजनेस ही नहीं देखे, वो ये बोलेंगे कि अकाउंट में इतना ही है तो फिर कैसे है, अकाउंट में उतना ही है तो इतना देना कितना है? अभी तक तुम्हारा देना तो 2 करोड़ भी नहीं है। जी जी। हाँ, तो देना कितना है? अकाउंट में इतना ही। तो बिजनेस का पैसा बिजनेस पे लगाया जाता है, प्रॉपर्टीज पे लगाया जाता है, गोल्ड पे लगाया जाता है, और बिजनेस का पैसा ट्रेडिंग के लिए लगाया जाता है। और बाकायदा कस्टमर ने सर्टिफिकेट में मेंशन किया है, एक लाइन आप पढ़कर देखते हैं कभी वो IBG की सर्टिफिकेट लेकर, उसमें लिखा गया है, मैं फलानी नाम वाली आयशा, मैं वोन विश के साथ अपनी ये कंपनी में आई हूँ और ये पैसा मैं हीरा ग्रुप के ट्रेडिंग में लगाने के लिए दे रही हूँ। अगर मैं बैंक में ही रख ली तो आप समझ जाइए कि मैं उनको प्रॉफिट कैसे दूंगी और बिजनेस कैसे करूंगी। क्या बैंक में हुंडी के जैसा मैं रखकर निकाल के दे दूं उनको पैसे? ये कोई बैंक नहीं है कि तुमने पैसे डिपॉजिट किए जब मांगे दे दें। एक टर्म्स कंडीशन पर बिजनेस करने के लिए जाता है, तो उतना भी पैसा एक कंपनी उतना होल्ड करके रखना भी बहुत बड़ी बात है। वो जो मंथली खर्चों को रखती है, जैसे सैलरीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे बहुत सारे कंपनी के होते हैं, वो भरने के लिए वो पेमेंट होता है। अगर कोई ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि ये पैसा इतना ही है इनके पास, तो वो गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन जो बिजनेस है ट्रेडिंग ही है। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग है, रियल एस्टेट है, यस, गोल्ड है, रियल एस्टेट है और टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट है। में भी सिर्फ ट्रेडिंग पे ही है, जी ट्रेडिंग पे ही है, बिल्कुल ट्रेडिंग पे है। और ऑलरेडी जो कंपनीज है उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उनसे बेनिफिट भी आप लेते हैं, वो बेनिफिट लेकर फिर आप कस्टमर इन्वेस्टर्स को देते हैं। हाँ, और बिल्कुल। और दूसरी बात, हमारा ट्रेडिंग है और आके फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है, पैकिंग इंडस्ट्रीज है, और उसमें से फूड पैकिंग करके हमारे वो 340 प्रोडक्ट जो है हम सेल करते थे। अभी मंथली रनिंग में है बिजनेस? कैसे रनिंग होगा जबकि जाकर मेरे अरेस्ट के 2 दिन के बाद पूरा मुहीनाबाद की जो इंडस्ट्री थी उसको बंद कर दिए, तो कैसे रनिंग होगा बिजनेस? कौन रन करेगा? कॉलेज, कुछ कॉलेज भी है जी मोइनाबाद में, अभी रनिंग में है या नहीं? वो इंजीनियरिंग कॉलेज था जो हमने टेक ओवर किया है, मन्नान इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आबिद रसूल खान साहब से हमने टेक ओवर किया था। अच्छा। और वो कॉलेज को जो है अभी इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, चल नहीं रही है, तो फिर मैंने वहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अप्रूवल लेकर पैरामेडिकल कोर्सेज और एक हॉस्पिटल जो है बनाने के लिए टोटल उसका कंस्ट्रक्शन सब कुछ भी हो गया है, और उसमें जितने भी मिशनरीज, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट वगैरह जो भी है वो भी उसमें आ चुके थे। अगर मैं अरेस्ट नहीं होती तो 1-2 मंथ्स में जो है वो स्टार्ट होने वाला था। तो आज भी वो पूरी बनी बनाई है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि या खुद मैं स्टार्ट करूं या उसको किसी चलाने के बेस पर जो है चलाऊं, और ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। और काफ़ी अच्छे एक्सरे मशीन्स और ब्लड ट्रांसफ़र मशीन्स, बहुत सारे चीज़ें जो है मैं वहाँ पर रखना चाहती थी, ताकि लोग इंटरनेशनली जो ट्रीटमेंट को जाएंगे वो ट्रीटमेंट पूरा उनको जो है मिले, और बहुत ज़्यादा 50% डिस्काउंट में मिले। अगर या गरीब है तो उसको फ्री में भी मिल जाए। इस तरह से मैंने कोशिश करके इंशाल्लाह पूरा बनाया है, और 150 बेड की हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ भी, बस इंशाल्लाह आगे चलाएंगे उसको। तो नाज़रीन, आज ये थे हमारे साथ नोहिरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO, जिनका ये कहना है कि इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेडिंग पे है, गोल्ड पे है और प्रॉपर्टीज़ पे है। और इनका ये भी कहना है और ये भी मानना है कि इनके पास अभी इतना बहुत कुछ है जो इन्वेस्टर्स का जो भी इन्वेस्ट किया है उनका पैसा ही वापस भी कर सकती हैं, लेकिन गैर ज़रूरी के इनके ऊपर गलत इल्ज़ामात आयद कर कर इनको जो है जेल भेजा गया। वैसे हमारे देश की या हो या हमारे शहर की हो, ये खूबी है, कभी कोई मुस्लिम तरक्की करता है तो टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, ख़ास कर कर मुस्लिम कौम में ये देखने में आता है। वही आप हिंदू कौम में नज़र डालिए, हमारे हिंदू भाइयों पर और बहनों पर, तो जो किस तरह से तरक्की करते हैं, कोई इनकी कौम में टांग पकड़ कर खींचने वाला नहीं होता है। सिर्फ हमारी मुस्लिम कौम में ऐसे लोग नज़र आते हैं, कोई अगर तरक्की कर रहा है तो उसको देख भी नहीं सकते हैं। तो बहरहाल
इस तरह से तकलीफ़ों का सामना करते हुए नुहिरा शेख आज एक मॉडल बन चुकी है। एक जो है हमारे देश के, हमारे मज़हब के बहनों को ये सीखना चाहिए नुहिरा शेख को देखकर कि हम भी किस तरह आकर बढ़े और किस तरह हम भी नुहिरा शेख की बराबरी कर सके। तो हमारे ख़वातीन बहनों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैडम आखिरी में आप? जी, बस मैं ख़ास ये मैसेज देना चाहती हूँ मेरे सारे बहनों को और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको, हीरा ग्रुप के मेंबर्स को मैं जो है ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आपके ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगे या कुछ भी चीज़ों से आप कमज़ोर पड़ जाएं, तो मेरा ये मैसेज है कि आप लीगल के लिए फ़ाइट करके और जीतने के लिए ये करें। और ख़ास कर से जो है कि कोई कितने भी इल्ज़ाम आप पर लगा ले, कोई कितनी भी बातें आप पर लगा ले, जब तक एविडेंसेस शो नहीं करते वो इल्ज़ामों का जो है कुछ भी होने वाला नहीं है। ज़ुबानी बातें करने का छोड़कर जो भी बात करते हो उसका लीगल जो है ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ऐसे ही बातें करें। और मेरे भाइयों को और मेरे जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनको भी बताती हूँ, जब भी आप कुछ बात को ज़ुबान खोलते हैं तो ज़ुबान खोलने से पहले ये समझें कि ज़ुबान में जो बात खोल रहे हैं क्या वो बात को आप प्रूफ करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। तो इस तरह से जो है लोगों को हम नफ़ा पहुँचाने के लिए काम करें, लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए काम ना करें। आज भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेगी। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से ये क़ियामत के सुबह तक चलेगी और इंशाअल्लाह जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हज़ार उतना ज़्यादा आगे चलाएगा। तो इसलिए जो भी अफवाहें हैं उन अफवाहों की बातों को छोड़कर कंपनी की जो पिछले 20 साल के परफॉर्मेंस थे उसको देखकर आप भरोसा कीजिए। बस जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe to Desh Tak News channel and press the bell icon to get latest updates of our new videos. देश तक न्यूज़, सच्ची खबर पक्की